हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं DOLLB 2022 का डिटेल में पूरा सिलेबस की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने चाहिए अगर आप DU लॉ फैकल्टी की तैयारी कर रहे हैं फॉर द ईयर 2022। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी पेड लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट काफी मिनिमल रखी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है इंग्लिश, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम पिछले 2-3 सालों का पेपर देखते हैं ड्यू लॉ फैकल्टी का, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो दोस्तों पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं अनसीन पैसेज और वोकैबुलरी वाले सेक्शन से। वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम इंटोनिम पूछा गया है, और अनसीन पैसेज जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसमें बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से आपको कवर करके जाना चाहिए, जिनकी आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। एक है पैराजम्बल्स, फिर है दोस्तों क्लोज टेस्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और स्पेलिंग एरर। पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इन दो टॉपिक से। अब दोस्तों बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एनालिटिकल रीजनिंग और एक होती है वर्बल रीजनिंग। अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को देखें दोस्तों, तो उसमें आता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि अगर इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐसे लिखा जा रहा है तो इस वाले वर्ड को किस वे में लिखा जाएगा। वैसे ही आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जिसमें ये बोला जाता है कि ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर्स। तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन इसके बेसिस पे फॉलो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सिलोजिज्म से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है दोस्तों नंबर सीरीज, जिसमें आपको एक नंबर सीरीज दे दी जाएगी कि बताइए अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर आता है पजल टेस्ट, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं और उन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट, कि अगर मैं अपने घर से नॉर्थ साइड निकला और मैंने 5 किलोमीटर वॉक की, फिर वहां से मैं ईस्ट की तरफ मुड़ गया और मैं 3 किलोमीटर चला, तो अब मेरा इस वाली पोजीशन से अपने घर का डिस्टेंस कितना रह जाता है। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन में बोला जाता है कि अगर ये इसका नेफ्यू है और वो उसकी आंट है तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है। वैसे ही दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज प्रॉब्लम से, कि 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो डबल थी अपने बेटे की, तो आज उसकी एज कितनी होगी। तो ऐसे ही एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट, कि ए थर्ड पोजीशन पे है और जो बी है वो उससे 2 पोजीशंस नीचे है और जो सी है वो ए से 2 पोजीशन ऊपर है, तो सी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रैंकिंग अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से पूछा जाता है और सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो दोस्तों RS अग्रवाल की जो बुक आती है रीजनिंग के लिए, वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की फॉर एनी लॉ एंट्रेंस, वो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले आपको कवर करना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चाहें तो उससे इसको कवर कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग एक्ट्स कवर किए गए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है दोस्तों मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कितना टाइम लगा, कौन कौन मेंबर्स थे, कौन कौन सी कमिटीज थी, उनके चेयरमैन कौन थे। उसके साथ ही साथ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वाज़ी फेडरल है। तो बाकी और जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो कि एक तरीके से प्रीफेस है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको प्रियम्बल से जुड़ी हुई हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पता होने चाहिए। जो जो वर्ड्स उसमें है जैसे कि इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेनिटी, इनके बारे में पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, किस केस लॉ में उसको पार्ट माना गया, किस में नहीं माना गया, क्या उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, अगर अमेंडमेंट हुई तो कब हुई थी पहली अमेंडमेंट। उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एट लेंथ जाके डिस्कस किया गया था केशव नंदा भारती वाली केस में। अब दोस्तों बात करते हैं और आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 1 to 11 आपको पता होना चाहिए, जिसमें सिटीजनशिप भी आएगा, जिसमें अगर कोई नई स्टेट फॉर्म करनी है
तो उसके प्रोविजंस भी आएंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये आर्टिकल्स आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए, अच्छे से आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके ऊपर जो कमिटी बनी, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज वो आपको पता होने चाहिए। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि अनइंफोर्सेबल होती है और जो कि एक तरीके से डायरेक्शंस होती हैं जो स्टेट को दी जाती है कि अगर कोई लॉ बनाए, अगर कोई पॉलिसी बनाए तो उन चीजों का ख्याल रखें। इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन इंपोज करता है, किन ग्राउंड्स पे इंपोज किया जाता है, और अगर इसका कंटिन्यूएशन चाहिए प्रोक्लेमेशन का तो कितने कितने टाइम में उसको पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है उस चीज को। उसके साथ ही साथ दोस्तों प्रेसिडेंट के बारे में हर चीज की कौन कौन सी पावर्स हैं उनके पास। ही इज सुप्रीम मिलिट्री कमांडर, उसके साथ ही साथ ही इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, और उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, उनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, कौन कौन से सेशंस होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर इंडियन जुडिशरी के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, उनकी पावर्स के बारे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, स्पेशल लीव पिटिशन क्या होती है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, कितने जजेस हैं अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि कवर्ड है अंडर आर्टिकल 32, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो कि कवर्ड है अंडर आर्टिकल 226। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोर्ट चाहे तो कोई भी कानून को एक बार रिव्यू कर सकती है कि क्या वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। उसके साथ ही साथ गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, लोक अदालत के बारे में, लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आती है उनके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों कि कितने मेंबर्स हैं, कितना टेन्योर होता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या क्या पावर्स हैं, सीएजी के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के बारे में दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन इलेक्ट करता है, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो किनको बनाया जाता है, क्या टेन्योर होता है, क्या पावर्स हैं। फिर आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके साथ ही साथ आरटीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि अगर आपको एज अ ऑपोजिशन, मतलब एज अ ऑपोजिशन का दर्जा चाहिए लोकसभा में तो कितनी सीट्स होनी चाहिए आपके पास इन टोटल। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था उसके बारे में। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव क्लासेस में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। पर ये मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने चाहिए और इन डेप्थ पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है कि जहां पे आपको चीजें रट के गए और वो सामने आपको क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। अब इन डेप्थ जाके आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं लॉ की, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड लॉ है, तो आप बेयर एक्ट से इन प्रोविजंस को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये अनकोडिफाइड लॉ है, तो इसके लिए आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस हैं तो उनको रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक समझना है। लॉ ऑफ क्राइम्स जिसको आईपीसी भी कहा जाता है, उसकी भी बेयर एक्ट आती है, आप बेयर एक्ट से प्रोविजन को समझ सकते हैं, बुक को रेफर कर सकते हैं, किसी कोचिंग में अगर आप हैं तो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को आपको कवर करना है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही जो पोर्शन है दोस्तों लॉ के काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों अगर आपने पॉलिटी अच्छे से कवर किया होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पोर्शन आप उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। आईपीआर और सीआरपीसी, आईपीआर, सीआरपीसी और यूनाइटेड नेशंस, दोस्तों ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो कि मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इनके बारे में होना चाहिए क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और याद रखिएगा कि खाली लीगल एप्टीट्यूड आपको पढ़ के नहीं जाना है, उसके साथ साथ आपको लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है, तो ये बात याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि मैथ्स की। ऑल्दो अगर हम पिछले साल का पैटर्न देखें तो 2-3 सालों से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, पर ये सिलेबस का पार्ट है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बाकी सेक्शन में मेहनत करें और इसको बिल्कुल छोड़ के चले गए और पता लगा कि पैटर्न इस बार चेंज हो गया है
और मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो कम से कम थोड़ी नॉलेज आप लेके जाइएगा परसेंटेज की, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, प्रॉफिट लॉस की, रेशियो प्रपोर्शन की, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम और मिक्सचर एलिगेशन की। तो मोटे मोटे ये 7 टॉपिक्स हैं जिनको आप एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाएं, कुछ क्वेश्चन जिनके प्रैक्टिस करके जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की। स्टैटिक जीके के लिए अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके वैसे दोस्तों एक तरीके का समुंदर है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ पढ़ने को है, पर कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए एटलीस्ट। हिस्ट्री में से देखें दोस्तों तो मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइएगा, जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट पूरा कवर हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाएं। इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ के जाएं, इंडियन इकोनॉमिक्स जिसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ता होनी चाहिए आपको। साइंस जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। पर एक चीज याद रखिएगा कि आजकल जो ट्रेंड है उसमें स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा रहा है। मतलब स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में एक मिस यूनिवर्स बनी है, जिनका नाम आपको मुझे बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर आपसे क्वेश्चन अगर स्टैटिक जीके से पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आपसे पूछेगा कि 2000 ईयर में कौन बनी थी इंडिया की तरफ से मिस यूनिवर्स, तो उनका आपसे नाम पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा उसी ईयर में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो ये भी आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक जीके को आपको करंट अफेयर से रिलेट करके भी पढ़ना है। उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएन की बॉडीज आ जाती है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, आईएमएफ आ जाता है, तो वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर, कौन उनको हेड कर रहे हैं अभी, वो सब आपको पता होना चाहिए। और करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बेशक इस साल 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं उसने, पर अगले साल इससे ज्यादा पूछ ले उसका कोई भरोसा नहीं है, फिर एक भी ना पूछे। पर करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से उसको कवर करके जाना है। उस पर बेस्ड वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी लाइव क्लासेस में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।